नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज आप देखेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी लोकेश कवले। दोस्तों, जो भी बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप यूनिट नंबर 6 पढ़ना चाहते हैं तो इसकी पूरी की पूरी सीरीज़ जो है आप लोगों को लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा अब आप लोकेश सर अकेडमी का खुद का ऐप है, इसको भी डाउनलोड करके आप इसके पीडीएफ नोट्स जो हैं बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली ऐप को ओपन आप करेंगे, स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों को अलग से ही सारी की सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी। बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, आप बहुत इजीली इन पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 6 में मैंने आप लोगों को जो है 1919 का एक्ट पढ़ा दिया है, 1935 का एक्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर आप 24 अप्रैल का पेपर देना चाहते हैं और एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ चाह रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी मैंने लॉन्च कर दी है। इसका एक पेपर जो है मैंने अपलोड भी कर दिया है, बाकी के पेपर्स भी अवेलेबल हैं। एक बार जाएं, ज़रूर देखें। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इसकी लिंक मिल जाएगी, सारी की सारी जानकारी वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अबाउट मी वाले सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड से किसी भी विषय को पढ़ना सबसे एक अच्छा तरीका होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ 1935 का बैकग्राउंड जो है वो क्या है। अभी आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 1919 में मॉन्टाग्यू किंग्सफोर्ड जो है रिफॉर्म लाया गया। एडविन मॉन्टाग्यू जो कि उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और लॉर्ड किंग्सफोर्ड जो हमारे वॉइसरॉय थे, दोनों ने एक संयुक्त रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे हम लोग मॉन्टाग्यू किंग्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मॉन्टाग्यू किंग्सफोर्ड रिफॉर्म मुख्य रूप से अगर हम देखें तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो थे उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए लाया गया था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग सत्ता की बात करें तो सत्ता में जो मुख्य रूप से ताकत होती है वो केंद्र के पास में होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी कमियां 1919 के अधिनियम में थी उनको दूर करके एक नया अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो कह सकते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड है। अब पहला पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, देयर वॉज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया बाय इंडियन लीडर्स। तो शुरुआत से ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो है बात की जा रही थी इंडियन लीडर्स के द्वारा। ये भी मांग की जा रही थी कि हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी आवश्यकता थी। India's support to Britain in the First World War also added in British acknowledgement for the need for the inclusion of more Indians in the administration of their own country। तो जब भारतीयों ने सपोर्ट किया प्रथम विश्व युद्ध में, तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने कहा था कि हम लोग आप लोगों को और ज़्यादा स्वतंत्रता देंगे, आप लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बट ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। जब बात आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, और आप देखेंगे आगे जाके जब मैं आप लोगों को इसके आगे की कहानी पढ़ाऊंगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर आपको बताऊँ किस तरीके से हम लोगों ने जो है ब्रिटिशर से मांग की कि अब हम पहली बार की तरह झुकेंगे नहीं और हमें मुख्य रूप से पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो ये जो एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं 1935 का, ये किसके ऊपर बेस्ड होगा? इसमें साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो रिकमेंडेशन है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वाइट पेपर जो पब्लिश किया गया था मैं उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद में जो रिपोर्ट है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी की उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये हिंदी में भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसके पीडीएफ नोट्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। बहुत आसानी से लोकेश सर अकेडमी ऐप से ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड पावर, ठीक है। इसको पढ़ने के पहले चलिए एक एक करके हम लोग जो है साइमन कमीशन पहले देख लेते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या थी? दोस्तों, 1919 का जो अधिनियम था इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमीशन बनना था 10 साल बाद, मतलब 1929 में। लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे जिनका नाम था लॉर्ड ब्रिकनहेड, उनकी अध्यक्षता में आप बोल सकते हो एक कमीशन जो है वो बनाया गया और उन्होंने एक अध्यक्ष की नियुक्ति की यहाँ पर, जिनका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन का काम ये था कि जो भी कमियां हैं 1919 के अधिनियम की उसे सुधारा जाए। उसके अलावा भारतीयों के लिए एक संविधान जो है वो निर्मित किया जाए। अच्छी बात है। लेकिन हुआ यूं कि साइमन कमीशन ने जब अपने अदर मेंबर्स को नियुक्त किया
तो ये देखा गया कि साइमन कमीशन ने लॉर्ड ब्रगनहेड की सहायता से जितने भी मेंबर्स को नियुक्त किया था वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। तो भारतीयों का ये मानना था कि भाई संविधान हमारा है तो हमारे लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन साइमन कमीशन में तो केवल ब्रिटिशर्स हैं, तो हमारा संविधान कैसे बन के तैयार होगा। इसलिए भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया और आप लोग जानते हैं साइमन गो बैक के नारे भी जो हैं लगे जब जॉन साइमन भारत आते हैं। इसके एवज में लॉर्ड ब्रिकनहेड ने कहा कि हम लोग नहीं मानते कि भारतीय जो हैं वो इतने सक्षम हैं कि अपना संविधान खुद बना पाएँ। इस वजह से जो नेहरू जी हैं उन्होंने ये ज़िम्मा अपने ऊपर लिया और नेहरू जी ने कहा कि अगर हम लोग साइमन के पहले कोई रिपोर्ट बना देते हैं और आपको दे देते हैं तो क्या आप हमारे लिए कोई संविधान बना दोगे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल बना देंगे, आप बना के ले आओ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे सर जॉन साइमन जब यहाँ पर आते हैं और उसके बाद में आप देखेंगे जो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। तो सन 1928 में आप लोग देखेंगे ये जो रिपोर्ट है उसको पेश किया जाता है। लॉर्ड ब्रिकनहेड ये देख के बिल्कुल ताजुब से रह जाते हैं कि इतनी जल्दी जो है भारतीयों ने ये रिपोर्ट्स को कैसे बना दिया। लेकिन लॉर्ड ब्रिकनहेड ने नेहरू रिपोर्ट को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। उनका मानना ये था कि जब तक साइमन कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक हम लोग नेहरू कमीशन की रिपोर्ट को प्राथमिकता नहीं दे सकते। 1929 में आप लोग देखेंगे जो सर जॉन साइमन हैं उन्होंने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट है उसको प्रस्तुत किया। इस तरीके से साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो तो आ गई। अब दो रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने हैं। पहली रिपोर्ट जो है वो है आपके नेहरू जी की, नेहरू कमीशन रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी है साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो आप देखेंगे उस टाइम पर मुस्लिम लीग के जो दिग्गज नेता थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना ने कहा कि क्यों ना इन दोनों रिपोर्ट्स के ऊपर जो है एक कॉन्फ्रेंस हो जाए जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना गया। तो रिकमेंडेशंस जो हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वो दिए गए और 1930, 31, 32 तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई। और आप देखेंगे 1933 में इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक जिस्ट बनाया गया जिसे आप लोग बोल सकते हो वाइट पेपर। तो वाइट पेपर जो है पब्लिश किया गया 1933 में और एक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी जो है वो भी बनाई गई कि हम किस तरीके से इन कमीशंस की रिपोर्ट को पारित कर सकते हैं। और इसी के बिहाफ फिर आप देखेंगे जो 1935 अधिनियम है वो बन के तैयार हो गया। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। उम्मीद है कि जो कहानी के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है आप लोगों ने अच्छे से इसको सुना होगा, समझा होगा। अगर इसको ठीक से नहीं सुन पाए तो आप पॉज करेंगे, पीछे आ जाएंगे वापस, फिर से सुन के आप प्रॉपर इसको जो है अपने दिमाग में मेमोराइज कर सकते हैं और हाँ नोट्स भी बना सकते हैं। हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड पावर। तो कैसे इसने शक्तियों का विभाजन किया। दिस एक्ट डिवाइडेड पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में ही कि जो मेन सरकार होती है वो किस पे चलती है, केंद्र सरकार पे चलती है। शक्ति किसके पास में होना चाहिए, केंद्र सरकार के पास में ज़्यादा होना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो कि जो पहले 1919 में जो गलतियाँ की गई थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर दे दी गई थी, अब यहाँ पर आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा शक्तिशाली है। तो दिस एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। देयर वर 3 लिस्ट। तो आप देखेंगे 1919 में 2 लिस्ट थी। कौन कौन सी, एक थी सेंट्रल एक थी प्रोविंशियल। एक कंकरेंट लिस्ट भी जो है वो जोड़ दी गई। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप सभी लोग कि कंकरेंट लिस्ट जो है वो भारतीय संविधान में भी है तो कौन सी अनुसूची में है। एक तो ये बताना है आपको, शेड्यूल का नाम बताना है और कहाँ से ली है, मतलब किस देश के संविधान से हम लोगों ने ली है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। द वॉइस रॉय इज वेस्टेड विद द रेसिडुअल पावर। हाँ, बची कुची जो भी शक्तियाँ हैं अब वो किसके पास में हो जाएंगी, वॉइस रॉय के पास में होगी। मान लेते हैं कि जो केंद्र सूची है, जो प्रांतीय सूची है, जो संवर्ती सूची है, अगर इसमें कुछ शक्तियाँ हम नहीं जोड़ पाए हैं और कुछ बच गई हैं तो वॉइस रॉय के पास में रहेगी। ये हिंदी में आप लोगों के लिए मैंने रख दिया है, तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो भी इसको बहुत आसानी से और आराम से पढ़ सकते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हमारा मुख्य बिंदु है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं बच्चों वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से प्रांतीय स्वतंत्रता जो है वो बनाई गई। डायरकी सिस्टम जो पहले प्रांतों में लागू था उसको क्यों सेंटर में लागू किया गया। बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो क्या है। फेडरल कोर्ट्स कैसे बनाए गए। इंडियन काउंसिल, फ्रेंचाइजीज और रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुल मिला के 7 पॉइंट के माध्यम से हम लोग इसमें समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम का है। तो जब आप लोगों को 1935 के एक्ट से जब प्रश्न आएगा मेंस में
तो इन 7 पॉइंट का आप सहायता ले सकते हैं लिखने में, और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताते चलूँगा। सबसे पहले प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो बनाई, मतलब प्रांतों को स्वेच्छा दी गई, अब वो अपने हिसाब से जो है निर्णय ले सकते हैं। डायरकी वॉज एबोलिश्ड एट द प्रोविंस लेवल। जो द्वैध शासन प्रणाली हुआ करती थी उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन में आप लोग बोल सकते हैं 2 प्रकार के जो विषय हुए उस पर काम होते थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट होते थे और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे। 1919 के अधिनियम में मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें आप देखेंगे जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं वो क्या करते थे, काम करते थे, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो काम करते थे। ये जो सेम व्यवस्था है इसको प्रोविंशियल लेवल पे बच्चों क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। द गवर्नर वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब जो गवर्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो बन जाएगा। देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज हिम। आज भी आप देखेंगे कि राज्यपाल के लिए आपको याद होगा एक मंत्री परिषद होती है जो उसको सलाह देती है। तो यहाँ पे जो गवर्नर थे उनके लिए क्या होगी, एक काउंसिल होगी जो उनको एडवाइस करेगी। द मिनिस्टर वर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हु कंट्रोल्ड देम। और जो मंत्रीगण हैं जैसे मैंने आपको बताया था जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में काम करते थे, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल, जो प्रांतीय विधानसभाएं जो हैं उनके प्रति वो क्या रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। द लेजिस्लेचर कुड ऑल्सो रिमूव द मिनिस्टर्स, और जो विधायिका है वो क्या कर सकती है, इन मिनिस्टर्स को हटा भी सकती है। हाउएवर गवर्नर स्टिल रिटेन स्पेशल रिजर्व पावर। हालांकि जो गवर्नर्स हैं उनके पास में जो रिटेन्ड स्पेशल रिजर्व पावर हैं वो रहेंगी, मतलब कुल मिला के जो बची कुची पावर्स हैं वो किसके पास में चली आएंगी, गवर्नर्स के पास में चली जाएंगी। द ब्रिटिश अथॉरिटी कुड स्टिल सस्पेंड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो बिना उनसे परमिशन लिए उनको हटाया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। एक बार हिंदी मीडियम वाले भी जो हैं इसको क्या कर लेंगे, अच्छे से देख लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद में डायरकी सिस्टम जो है, द्वैध शासन प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे। द सब्जेक्ट अंडर द फेडरलिस्ट वर डिवाइडेड इनटू 2। कौन कौन से, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। द रिजर्व सब्जेक्ट वर कंट्रोल बाय द गवर्नर जनरल नाउ। अब जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नर जनरल करेंगे। हु एडमिनिस्टर्ड देम विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स अपॉइंटेड बाय हिम। और ये जो कंट्रोल करेंगे किसकी सहायता से करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स उनके लिए अपॉइंट किए जाते थे उनके माध्यम से, मतलब कुछ लोग होंगे उनके माध्यम से करेंगे। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और इनकी जिम्मेदारी लेजिस्लेचर के प्रति नहीं होगी। दिस सब्जेक्ट्स इंक्लूड, और इसमें बच्चों जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, जैसे जैसे आप बोल सकते हो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, ठीक है, चर्च रिलेटेड होते थे, है ना। उसके बाद में आप देखेंगे प्रेस है, पुलिस है, टैक्सेशन है, जस्टिस है, पावर रिसोर्स है, ट्राइबल अफेयर्स है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब अगर हम लोग ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो ट्रांसफर सब्जेक्ट जो हैं वर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर जनरल विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे तो सर हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर गवर्नर जनरल तो कर रहा है लेकिन इसके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं रिजर्व के लिए। ट्रांसफर्ड में भी गवर्नर जनरल है लेकिन यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे नॉट मोर देन 10, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। द काउंसिल हैड टू एक्ट इन कॉन्फिडेंस विद द लेजिस्लेचर, और जो काउंसिल्स हैं वो लेजिस्लेचर के साथ में सामंजस्य से काम करेगी। द सब्जेक्ट इन दिस लिस्ट इंक्लूड लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। तो इन विषयों में जो आएंगे ट्रांसफर्ड में ये सारे के सारे विषय आएंगे। हाउएवर द गवर्नर जनरल हैड स्पेशल पावर टू इंटरफेयर इन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट ऑल्सो। हालांकि जो गवर्नर जनरल है उसके पास में विशेष शक्ति रहेगी कि वह बाकी विषयों में भी क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये बच्चों हिंदी में भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए मुहैया करवा दिया है। अगला है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनी व्यवस्था जो है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर वुड बी एस्टेब्लिश्ड, द्विसदनी व्यवस्थाएं जो हैं वो बनाई गई। द 2 हाउसेस वर अ फेडरल असेंबली, और इसमें जो 2 हाउसेस उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेडरल असेंबली। एक पहला क्या है, फेडरल असेंबली, आप इसको बोल सकते हो लोअर हाउस, वर्तमान का लोकसभा आप बोल सकते हो। उसके बाद में है द काउंसिल ऑफ द स्टेट, अपर हाउस, वर्तमान का आप राज्यसभा बोल सकते हो। और हाँ, अब जो फेडरल असेंबली है इनका जो कार्यकाल होगा कितने साल का होगा, 5 वर्ष का होगा। बोथ हाउसेज हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट ऑल्सो,
और दोनों ही सदनों में आप देखेंगे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स एंड नॉट इलेक्टेड। इसकी विशेषता ये रहेगी कि जो प्रिंसली स्टेट से लोग आएंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, उनके लिए चुनाव नहीं होगा। मान लीजिए कि मैं किसी राजे राजवाड़े का फेवरेट हूँ तो बोल देंगे लोकेश जो है वो आज से जाके कहाँ पे काम करेगा, फेडरल असेंबली में काम करेगा, तो मैं वहाँ पर मेंबर बन जाऊँगा बिना आपके वोट दिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर टू बी इलेक्टेड, और जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश इंडिया के उनको क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। सो वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल। ठीक, उसके बाद में है बाइकेमरल लेजिस्लेचर वर इंट्रोड्यूस इन सम प्रोविंसेस ऑल्सो। तो ये जो द्विसदनी व्यवस्था है जो केंद्र में आप देख रहे हो 1935 में विशेष ये है कि ये कई प्रोविंसेस में बच्चों लागू किया गया, जैसे बंगाल है, मद्रास है, बॉम्बे है, बिहार है, असम है, यूनाइटेड प्रोविंस है। इसको याद करने का तरीका जो है बहुत सिंपल है। आप लोग कैसे याद करेंगे, आप लोग याद रखेंगे बी क्यूब। बी क्यूब मतलब 3 बार बी है, तो बंगाल, एक तो बी से बंगाल हो जाएगा, बी से बिहार हो जाएगा और बी से बॉम्बे हो जाएगा। तो बंगाल बॉम्बे तो याद रहता है, एक बिहार दिमाग में रख लेंगे। ठीक, उसके बाद में आप याद रखेंगे ए एम। ठीक है, क्या याद रखेंगे, ए एम यू। तो ए एम यू से क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, एम से मद्रास हो जाएगा और यू से यूनाइटेड प्रोविंस हो जाएगा। सिंपल। तो ये हिंदी में द्विसदनी व्यवस्था जो है उसकी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करते चलें ताकि मुझे भी पता लगे कि ये वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। अब हम लोग अगर बात करते हैं फेडरल कोर्ट की। अब फेडरल कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश एट दिल्ली फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन प्रोविंसेस एंड ऑल्सो बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। देखिए, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जब हम किचन में जाते हैं तो 2 बर्तन होंगे तो आवाज़ करेंगी, या 2 बर्तन तो है नहीं, 2 से ज़्यादा बर्तन है। तो स्वाभाविक सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब प्रांत और केंद्र साथ में मिलकर काम करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिन पे उनकी सहमति होगी, ज़्यादातर मुद्दे ऐसे होंगे जिन पे उनकी सहमति नहीं होगी। तो इनके बीच का जो डिस्प्यूट है वो कौन रिजॉल्व करेगा, इसके लिए एक फेडरल कोर्ट जो है बनाया गया। क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए है कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 1935, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1909 और ऑप्शन नंबर डी 1854। तो आपको याद रखना है 1935 में फेडरल कोर्ट जो है उसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी सर, दिल्ली में की गई थी। ये क्या करता था, ये जो भी विवाद होते थे केंद्र और प्रांतों में उसको सुलझाने का काम करता था। इट वॉज टू हैव 1 चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 6 जजेस। शुरुआत में 1935 में भी आप देखेंगे कुल जो जजेस की संख्या थी वो कितनी थी, 7 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 जो हैं 6 जो हैं वो क्या होंगे, अदर जजेस होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे ये 7 जो हैं वो जजेस हो जाएंगे फेडरल कोर्ट में। एक चीफ जस्टिस हो गया और 6 जो हैं वो क्या हो गए, अदर जजेस हो गए। वर्तमान में जो है 34 जजेस हैं टोटल, जिसमें से एक जो है वो चीफ जस्टिस होता है और 33 जो हैं वो अदर जजेस होते हैं। सेम बात मैंने हिंदी में आप लोगों के लिए लिख रखी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर इंडियन काउंसिल की बात करें तो अब इंडियन काउंसिल जो है उसको क्या कर दिया गया, यहाँ से एबॉलिश कर दिया गया। भारतीय परिषद जो है उसको समाप्त कर दिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वुड इंस्टेड हैव अ टीम ऑफ एडवाइजर्स। अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है उसके पास में क्या होंगे, कुछ एडवाइजर्स की टीम होगी जो भारत के लिए क्या करेगी, काम करेगी और उनको सलाह मशवरा देगी। अगर हम लोग फ्रेंचाइजीज की बात करें, दिस एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन इन द इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार आप बोल सकते हो कि भारत में प्रत्येक चुनाव जो है कब हुए हैं। अगेन जो ऑप्शन आएगा आप लोगों के लिए उसमें जो भी ऑप्शन में आप लोगों को मिले, भारत सरकार अधिनियम 1935 तो आप लोगों को लगा देना है। भारत में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन की जो शुरुआत की गई है इसी के माध्यम से की गई। ठीक, फिर उसके बाद में है रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बड़ा है, याद रखेंगे आप इसको, मैं आपको एक एक करके बताते चलता हूँ। सिंध वॉज कर्व्ड आउट फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जो बॉम्बे प्रांत हुआ करता था उससे सिंध को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक, फिर बिहार एंड उड़ीसा वर स्प्लिट, और आप देखेंगे अब बिहार और उड़ीसा भी जो हैं दोनों अलग अलग क्षेत्र होंगे। फिर बर्मा जो है पूर्ण रूप से भारत से अलग कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि 1935 तक जो बर्मा है वो भारत का भाग हुआ करता था, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। फिर है अदन जो है वॉज ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड मेड इनटू द क्राउन कॉलोनी। अब अदन जो है उसे ही भारत से अलग कर दिया गया और ये ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत आ गया। सेम चीज़ें बच्चों हिंदी में आप लोगों को देखने को
मिल जाएंगी। उसी के आगे चल रहा है ये, द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिटेन इट्स सुप्रीमेसी ओवर द इंडियन लेजिस्लेचर बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल। हाँ, इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे चेंजेस के बाद भी अभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी बनी हुई है, चाहे वो केंद्र की बात करें चाहे हम प्रांतों की बात करें। तो आप बोल सकते हो एक डोमिनियन काइंड ऑफ स्टेटस जो है यहाँ पर हम लोगों को मिल गया है। अ फेडरल रेलवे अथॉरिटी वॉज सेटअप टू कंट्रोल इंडियन रेलवे। तो जो भारतीय रेलवे है उसके लिए एक संघीय आप बोल सकते हो रेलवे अथॉरिटी जो है उसको बनाया गया, जो अब भारत में जो भारतीय रेल है ना, उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेंगी और उनका क्रियान्वयन करेंगी। और इस एक्ट के माध्यम से आप लोग देखेंगे 1 अप्रैल 1935 को, है ना, 1 अप्रैल 1935 को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की गई। 5 करोड़ की लागत से बच्चों इसको किया गया था और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण करके पूर्ण रूप से भारत सरकार का जो है ये भाग बन गया। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी यूनिट नंबर 10 के भी वीडियो जो है इसी प्रकार से मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा, तो वहाँ पर फिर से आप लोगों को यही वाली बात मैं याद दिलाऊंगा 1935 के अधिनियम की, कि यहाँ पर हम लोगों ने एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसकी स्थापना की थी और आगे जाके यही हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हो बना। द एक्ट वॉज अ माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो आप बोल सकते हो 1935 का अधिनियम जो है एक माइलस्टोन है। जब भी हम भारत सरकार के या भारतीय संविधान की बात करें तो उसके बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका 1935 के अधिनियम की भी रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज रिप्लेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसी अधिनियम को आप देखेंगे जो संविधान है उससे बदल दिया गया। आप ये भी कह सकते हैं कि जब संविधान बना तो उस टाइम पर अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 395 थी, मतलब कि 395 थी। तो मोर देन 50% जो आर्टिकल हैं वो एज इट इज़ कहाँ से ले लिए गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिए गए थे। द इंडियन लीडर्स वर नॉट enthusiastic about the act since despite granting provincial autonomy, the governors and the viceroy had considerable special power। हालांकि भारतीय इससे खुश इसलिए नहीं थे कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी भाई स्पेशल पावर तो आप लोगों ने गवर्नर्स और वॉइसरॉय के पास में ले रखी है। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं या आपके विरुद्ध कुछ करना चाहते हैं आप उसको बदल दोगे, या आपके पास तो इतनी बड़ी शक्ति है कि आप पूरी की पूरी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको ही हटा सकते हो। Separate communal electorates were a measure through which the government wanted to ensure the Congress party could never rule on its own। तो ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश की है बांटो और अलग करो करके, कि जो सिख हैं, जो इंडियन क्रिश्चियन हुआ करते थे, जो मुस्लिम हुआ करते थे, उनको सांप्रदायिक आधार पर बांट दें, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे, ताकि कांग्रेस पार्टी जो है कभी भी आके अपने स्तर पे जो है वो रूल ना कर पाए, या रूल कहना एक शब्द गलत होगा, या लोगों के हित में जो है हितकारी कार्य ना कर पाए। ये पूरा प्रयास जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। इट वॉज ऑल्सो अ वे टू कीप द पीपल डिवाइडेड। ये एक तरीका भी हुआ करता था उस टाइम पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना, कि लोग जो है इससे क्या हो सकें, है ना, आपस में ही बैर रखें और अलग रहें। तो ये पूरी की पूरी चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हिंदी में अवेलेबल है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अपने लेवल पे मैंने पूरा प्रयास किया है कि 1935 का अधिनियम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आप लोगों के लिए ये कारगर साबित हो। ना केवल MBPSC में, आप किसी भी PSC की बात करें, स्टेट PSC की, UPSC की, ये कारगर साबित होगा। आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप मुझे दे सकते हैं। आप लोगों को मैं अपने जो ग्रुप हैं उसमें जोड़ लूँगा, जिससे पर्याप्त जानकारी और सारी चीज़ें आप लोगों को सुचारू रूप से मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ इसका जो PDF नोट्स हैं आप लोकेश सर अकेडमी का ऐप, जिसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें, फीडबैक देके मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब कर लें लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल को। बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आए जैसे ही मैं इस प्रकार का कोई वीडियो डालता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।